हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेन कोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मींस मेन कोर्स ऑफ पॉलिटी। अब इसमें देखो हम पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बेसिक टू द हार्ड कॉन्सेप्ट, हार्ड कोर कॉन्सेप्ट। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलो हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन विच एस्टेब्लिश द कंसेप्शन कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ कंट्री। ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, मतलब फंडामेंटल लॉज वगैरह सब एक जगह पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और हर गवर्नमेंट को, हर कोर्ट को, हर हर जगह ये अपने लॉज जो रेगुलेट होंगे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रेगुलेट होंगे और उन सबको मानना पड़ेगा। किसी के पास कोई चांस नहीं है कि वो ना माने। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने ये अभी डिस्कस कर दी। ठीक है, सॉरी, मैं अभी बिगनर हूँ तो मुझे थोड़ा माउस में वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अभी अगली वाली डेफिनेशन देखो, इसके फंडामेंटल क्या होते हैं। देखो मतलब इसमें जो अपने डेफिनेशन के अंदर है कि फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टर एंड ऑल द थिंग्स। तो इसमें फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री एंड ऑल अदर लॉ मस्ट कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी फंडामेंटल लॉज जो राइट्स वगैरह जो भी दे रखे ना, वो सारे कन्फर्म होने चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ही वो वैलिड है। अदरवाइज अगर किसी ने कह दिया कि हाँ मैं डॉन हूँ, तो उसके कहने से थोड़ी ना वो डॉन बन गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हाँ वो डॉन है, तो हाँ फिर सबको मानना पड़ेगा कि वो डॉन है। तो ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स है, जैसे अपने राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू, मतलब कि सारे के सारे, आप राइट टू कल्चर एंड education, right to education, all the rights are mentioned in our constitution. That's why we call them fundamental. And all the people of our country has to follow all the laws mentioned in our constitution, means जो भी चीज़ें वहाँ लिखी गई है वो सबको माननी पड़ेगी। और वो जो वहाँ पे कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा है ना वो सबको मानना पड़ेगा। कोर्ट हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है उसको भी वो कोर्ट में जो भी लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में वो मानने पड़ेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस पोस्ट पे है। ठीक है, ऑर्गेनिक द विच चेंजेस विद द टाइम। फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ 105 अमेंडमेंट हैव बीन मेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमको पता है कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक वेरिएबल है। अगर देखो कुछ भी चीज़ मान लो, अगर कोई चीज़ रुक गई, वो रुक गई, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो वैसे ही अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उनके पास सच में बहुत अच्छा दिमाग था, बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। उसमें उन्होंने पहले डिफाइन कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ऑर्गेनिक, मतलब वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। जैसे 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 क्राइम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारे अमेंडमेंट आते रहे। जैसे निर्भया केस था, उसके बाद कितने रिग्रेसिव मीन्स कितने खतरनाक, कितने मतलब टफ लॉज पास हुए, लॉ बनाया गया जिससे सारे के सारे रेपिस्ट को जल्दी से जल्दी सजा मिले। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। ये सब चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई? ये मतलब कि जैसे जैसे टाइम की डिमांड हुई वैसे वैसे इन्होंने लॉ बना दिया। तो अभी तक कितने लॉज बन चुके, कितने अमेंडमेंट हो गए हैं इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? 105। मैं आज की डेट की मैं गूगल से सर्च करके देखा है मैंने, 105 ही है। तो आगे अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो क्या पता ये चेंज हो जाए। तो प्लीज़ इसको अपने अकॉर्डिंग अपने मतलब गूगल पे चेक करके देख लिया करें कि कब कितना कौन सा चेंजेस आ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट जो 105 जो अमेंडमेंट है वो क्या था? इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर दी पावर्स टू द स्टेट टू रिकॉग्नाइज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये हम अभी फंडामेंटल राइट में आगे पढ़ेंगे। तो 105 जो अमेंडमेंट था उसमें क्या था कि वो जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको जो डिफाइन करेंगे, जो रिकॉग्नाइज करेंगे, वो स्टेट के पास ये पावर उन्होंने छीन ली थी पहले, बट वो अब क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, कंसेप्शन। इट रिसीव्स आइडियाज फाउंडेशन एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। मतलब कि देखो अगर ये तो है नहीं कि सारी चीज़ें एक ही जगह लिखी है, ये हर जगह से अपने अपने आइडियाज़ लेता है पूरे मतलब वर्ल्ड में। अगर कहाँ पे कौन सी अच्छी जगह है, कौन से लॉ है, क्या है, उन लोगों से मतलब थोड़ा सीख रहे हैं। क्योंकि अगर एक इंसान वो चाणक्य की नीति है ना, अगर अपने गलतियों से सीखने लगोगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। वैसे ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना ये चीज़ अप्लाई होती है कि अगर हमें कुछ सीखना है तो बाकी कंट्रीज़ में भी कोई अगर लॉ बन रहा है या कहीं और कुछ अच्छी चीज़ बन रही है उसको देखें, उससे आइडिया लें और उसका फाउंडेशन क्या है, जो हमारी कंट्री में अगर वो कैपेबल है लगाने के लिए तो हम उसको लगा सकते हैं। तो वैसे ही इसका एक कंसेप्ट है। द कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट का कैरेक्टर क्या है अपने इंडिया की? देखो, इट प्रोवाइड द नेचर ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर द एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर एंड रिपब्लिक। इंडियन गवर्नमेंट अपने देखो
सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये हमने सारी चीज़ें अभी आगे पढ़नी है। किसमें? प्रिएम्बल में। सॉवरन भी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर, वो सारा प्रिएम्बल के अंदर पढ़ेंगे। इनको डिटेल में डिफाइन भी करेंगे वहाँ पे। तो अभी बस इनको इतना देख लो कि हाँ, इनकी क्या है, डेमोक्रेटिक है, जो मतलब कि इलेक्टेड, अपना जो हेड ऑफ कंट्री है वो इलेक्टेड होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर कंट्री होनी चाहिए, सारे धर्म को अलाउ करने वाले, रिपब्लिक होनी चाहिए। ये सब चीज़ें सारी आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। Organization is designed for the government, that is India follows a parliamentary form of government, whereas in USA it follows the प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स इंडिया के अंदर कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है? अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेयरएज इन यूएसए इट्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी चीज़ डिफाइन करेंगे वहाँ पे ऐसा क्यों है, इंडिया में पार्लियामेंट्री क्यों अडॉप्ट की गई, क्या इसके रीजंस, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आज सिर्फ बेसिक हमें क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। The constitution of the country determine the extent of power of state as well as the manner in which these powers are exercised, and in short the constitution is a rule book of the nation। मतलब constitution एक determine करता है power of state and as well as the power of the nation, मतलब कि सब लोगों की power define करता है कि किसके पास कितनी power होनी चाहिए, स्टेट के पास कितनी power होनी चाहिए, सेंटर के पास कितनी power होनी चाहिए, ये सब चीज़ें डिफाइन करता है। क्या कहाँ पे लिखा हुआ है? ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारी क्या बोलते हैं इसको, एक रूल बुक ऑफ नेशन है। इसके अंदर सब कुछ लिखा मिलेगा, जो भी हमें अगर कुछ ज़रूरत है वहाँ पे सब कुछ, अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को देखो और उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। देखो कुछ कस्टम्स होती हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें एक अलग अलग है। देखो कस्टम्स क्या है, जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, जो कहीं लिखा हुआ नहीं है बट हम फॉलो करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है ना हम वो फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब इनको देखो, ये वाली चीज़ देख लेते हैं एक बार। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एट द and land all other laws and customs in order to valid shall have to conform for to the constitution। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम है, सारे के सारे जितने भी लॉ हैं इंडिया में उन सब में सुप्रीम है। मतलब कि कुछ भी लॉ का मतलब कुछ भी चीज़ें जो है, हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, ठीक है। और जो कस्टम्स है, कस्टम्स भी है जो मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉलो करती है, मतलब वो लिखी भी नहीं है बट वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, मतलब कैसे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, जैसे कि मान लो कुछ कस्टम्स है जो अपने पार्लियामेंट के अंदर फॉलो की जाती है। जैसे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि जो क्या बोलते हैं ना, कुछ बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, मतलब जो कस्टम्स एक्चुअली हैं बहुत सारी, बट मैं वो अभी बताऊंगी तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी इन सबको नॉर्मली नॉर्मली डेफिनेशन देख लेते हैं और थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इलेक्टोरल लीगल सेंसिटी सिंस द इट ड्राइव्स इट्स पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल डायरेक्टली। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लीगल सैंक्शन है, इसके अंदर पावर है, सारी चीज़ें लीगली लिखी हुई है। और ये अपनी पावर कहाँ से लेता है? ये पावर लेता है पीपल से, अपने जो इंडिया के जो लोग हैं उनसे ये डायरेक्टली पावर लेता है। बिसाइड बीइंग से फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री, मतलब ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। देखो फॉर एग्जांपल द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिक्टेटेड बाय द पीपल। देखो अपने प्रिएम्बल के अंदर लिखा हुआ है, अगर एक बार प्रिएम्बल खोल के देखोगे तो उसके अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि प्रिएम्बल इज द, मतलब कि प्रिएम्बल कहाँ से अपनी पावर लेता है? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया से वो सारी की सारी पावर लेता है। और इसके अंदर मतलब सारी ये प्रिएम्बल क्या है? अपना फर्स्ट जैसे फ्रंट पेज बोल लेते हैं, जिसमें सारा का जो ओवरव्यू होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब उसके ऊपर एक ही मतलब छोटे से एक पेज में सारी चीज़ें अपना किस बेस पे है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके गोल्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं, वो सब चीज़ें अपने प्रिएम्बल से डिफाइन हो जाते हैं। तो ये उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो ये हो गया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री आल्सो रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, लाइक अपने क्या क्या पावर्स होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या कैसे रिलेशंस होने चाहिए इंडिया के लोगों के साथ गवर्नमेंट के। चलो और एग्जांपल्स देख लेते हैं कस्टम्स के। कस्टम ऑफ नॉट अलाउइंग वुमेन एज 18 टू 50 ईयर। हाँ मैं भूल गई थी थोड़ा, उस टाइम पे ये सब डिफाइन करा। देखो एक एग्जांपल है ये सबरीमाला टेम्पल का एक एग्जांपल हमने बहुत बार न्यूज़ में रहा था। इसके अंदर क्या था कि वुमेन्स जो 10 टू 50 ईयर जिनकी पीरियड्स आते हैं उस एज में उनको टेम्पल के अंदर एंट्री नहीं मिलती है। और इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, वहाँ पे लॉ पास किया था। बट ये अभी मतलब क्या था कि गवर्नमेंट वहाँ के लोग इसको अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि कोई वुमेन 10 टू 50 ईयर के
बीच वाली जो उसके अंदर टेम्पल के अंदर एंटर हो जाए, ठीक है? तो ये किसके अगेंस्ट है? ये आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट